बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, ये आज का शो बहुत स्पेशल है क्योंकि गेस्ट भी बहुत स्पेशल है। हमारी कोशिश होती है कि अपने शो के अंदर तमाम स्पोर्ट्स को कवर करें, ना सिर्फ क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को भी उसी तरह वो वैल्यू देनी चाहिए जिस तरह हम क्रिकेट को देते हैं। इस तरह आज के शो में जो हमारे गेस्ट हैं, इनकी स्पेशलिटी एक ऐसी है जो शायद पहले पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था। इन्होंने ओलंपिक्स में एक अपना ख़ास मुकाम पैदा किया और जेवलिन थ्रो में फ़ाइनल तक रसाई की। अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए, लेकिन पूरी दुनिया में साबित किया कि पाकिस्तानी हर स्पोर्ट्स में अपना नाम पैदा कर सकते हैं। हमारे शो में मौजूद है द वन एंड ओनली, नन अदर दैन अरशद नदीम। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। कैसे? बहुत शुक्रिया जी, बड़े टाइम से आपको हम बात करना चाह रहे थे, चले लकीली आज मौका मिला। अरशद भाई, कोशिश करेंगे हम ओवरऑल सारी बातें करें क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली शोज़ के अंदर होता क्या है कि सिर्फ फाइनल की बात करके छोड़ दी जाती है। जर्नी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लाखों लोगों के लिए आप आइकॉन भी हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हैं जिसमें आप लड़के अब आपको रोल मॉडल के तौर पे भी समझते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपकी रूट से स्टार्ट करना चाहूँगा। थोड़ा सा बताइए अपने वाले से, खानेवाल में आप पैदा हुए, पाकिस्तान में 2 स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, क्रिकेट, हॉकी या शायद फुटबॉल, या रूरल एरिया के देहाती इलाकों में बात करें तो कबड्डी हम देखते हैं। तो इसका कैसे माइंड में आया? पहले अपना अर्ली डेज़ का बताइए, फिर इसका बताइए कि जेवलिन की तरफ कैसे रुझान हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना पब्लिक न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि पूरी मीडिया का, मैं पाकिस्तानी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी इज़्ज़त दी, पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस किया है। और पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अगर देखा जाए तो मैं अपना स्पोर्ट्स के हवाले में बताऊं तो मैं भी जैसे आपने बताया सर कि जैसे क्रिकेट और हॉकी, जैसे फुटबॉल है, हॉकी, ये ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में जो दिखाई जाती हैं और खेली भी जाती हैं। तो मैं भी एक क्रिकेटर था और माशाल्लाह मैंने ऑल पंजाब क्रिकेट खेली है। अच्छा, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अगर मेहनत करता तो शायद आज क्रिकेट कौमी टीम में होता। तो वैसे मैं ये बताइए, बॉलर थे बैट्समैन थे? हाइट तो आपकी बॉलर्स वाली है। नहीं, मैं बॉलर था। अच्छा, ठीक। तो जैसे कि गांव में माशाल्लाह हमारी अगर देखा जाए तो तहसील लेवल तक माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी और देखा जाए तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। अच्छा। तो उसे जैसे अभी मैं माशाल्लाह मेहनत करके इधर तक पहुंचा हूं, तो मेरी क्रिकेट में भी इसी तरह ही मेहनत थी। तो उधर भी मैं माशाल्लाह बॉलिंग अच्छी करता था, तो अक्सर हम 80-90% हम मैच जीत जाते थे। अच्छा, ग्रेट। तो बड़े भाई भी साथ खेलते थे, तो उनको ज़्यादा शौक़ था एथलेटिक्स का ना, वो एथलेटिक्स की गेम करते थे स्कूल लेवल पे। तो मैंने फिर ये क्रिकेट भी साथ खेलता रहा। तो बड़े भाई थे, उन्होंने बताया कि यार माशाल्लाह जैसे अकेले हो, टीम में इतना वर्क कर रहे हो, तो आप कोई ऐसी गेम या ऐसा इवेंट चुनो जिसमें माशाल्लाह जैसे आप क्रिकेट में मेहनत करते हो तो आप उधर मेहनत करो तो आप माशाल्लाह आगे जा सकते हो। ठीक। तो बस उन्होंने मुझे समझाया कि आप एथलेटिक्स में आ जाएं, हम भी करते हैं। तो इसी तरह मैंने 2012 में एथलेटिक्स जो ज्वाइन की, तो उसमें माशाल्लाह मैं काफ़ी इवेंट करता था, जैसे जेवलिन थ्रो है, शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो, और मैंने 3 जंप भी किए हुए हैं, हाई जंप, ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप। ये तो बड़ा मल्टी टैलेंटेड किस्म के तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप समझ लें कि 8-10 इवेंट जो मैं खेलता था बोर्ड लेवल पे, तो मैं बेस्ट एथलीट भी रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो बड़ी माशाल्लाह मेहनत की मैंने एथलेटिक्स में। तो जैसे देखा जाए कि मैंने स्कूल लेवल से 2012 से मैंने स्टार्ट की। ठीक। तो मेरे जो बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, माशाल्लाह उन्होंने फिर मुझे पिक किया स्कूल से, उन्होंने फिर सारा वर्क किया। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पंजाब मैंने जो है वो जेवलिन में और शॉट पुट ने और 1-2 और भी इवेंट थे जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पंजाब मैंने विन किया। अच्छा। तो इसी तरह माशाल्लाह बढ़ता है और 2015 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वापडा ज्वाइन की। ठीक है। तो मुझे फिर जो फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मिले, उन्होंने जो आपके कोच भी गालबन रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे कोच भी रहे हैं और अभी तो माशाल्लाह ट्रेनिंग चल रही है साथ साथ। तो उन्होंने मेहनत कराई 2015 से 21 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का चैम्पियन रहा हूँ और मेरे पास माशाल्लाह 6 मेडल हैं इंटरनेशनल। अब समझ लें कि 2015 से जो 21 तक का सफ़र था वो जो फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब ने कवर किया, तो इतनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीवमेंट की। तो जेवलिन का इंटरेस्ट भी था या उन्होंने, जिस तरह आपने बताया कि आपके कोच ने आपको पिक किया, या उनकी आई के ऊपर आप उनके कहने पे इस फील्ड की तरफ आए?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे कि बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि आप एथलेटिक्स शुरू करो, तो मैंने एथलेटिक्स शुरू कर ली। ठीक। जैसे मैंने एथलेटिक्स शुरू की तो फिर 2015 से मैंने स्कूल लेवल पे स्टार्ट की ना, तो मुझे जो मेरे उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने पिक किया, तो मैं सारे इवेंट करता था। फिर उन्होंने बताया कि यार आपकी माशाल्लाह हाइट है, तो अगर आगे आप बढ़ना चाहते हो, मेरी भी ख्वाहिश है आप आगे बढ़ो, तो आप एक ही इवेंट इनमें चुन लो, ठीक। कोई भी चुन लो। तो मैंने फिर सर से पूछा कि आप ही सर फिर बताएं, आपको ये चीज़ का पता है कि मेरी माशाल्लाह हाइट है, बॉडी है, सारा कुछ है, तो मैं कौन सा इवेंट अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि आप माशाल्लाह जैवलिन जो है ना वो ये भी आपके बड़ी लिए खुशकिस्मती होती है कि आपका कोच कोई ऐसा मिल जाए, मेंटोर जो आपको पिक कर ले, वो जी, समझ सके। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात आगे बढ़ाते हैं, मुश्किलात के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान में जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि सिर्फ क्रिकेट की बात होती है, फाइनेंशियल्स की बात करें तो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही हमें नज़र आता है, पैसा भी सिर्फ उसी स्पोर्ट्स में रह गया। स्क्वाश अनफॉर्चुनेटली जिसमें सबसे ज़्यादा टाइटल है वो ख़त्म हो चुकी है। हॉकी का हाल हम सब के सामने है कि अब हम ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो हर स्पोर्ट्स में हम अनफॉर्चुनेटली नीचे जाते जा रहे हैं। इसी तरह मैं देख रहा था, जब आप ओलंपिक्स की बात भी हम सेपरेट करेंगे, कि उसका पूरे ओलंपिक्स का बजट भी सिर्फ 8 से 10 करोड़ के दरमियान था, जो कि अगर अपने नेबर कंट्री की बात करते तो एक इंडिविजुअल प्लेयर का बजट इससे ज़्यादा था। तो इस वसाइल के साथ कितना मुश्किल है पाकिस्तान में एक स्पोर्ट्समैन के लिए अपने आप को रखना, और ख़ास तौर अपनी जिसकी शादी हो जाती है, क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर ऐसा ही होता है कि एक इंडिविजुअल नहीं होता, वो पूरी फैमिली को भी लेके चल रहा होता है, बच्चे, फैमिली, पेरेंट्स सबको लेके चलना होता है। तो ओवरऑल मैं आपसे जनरल पूछ रहा हूँ कि कितना मुश्किल होता है स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करना? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आप किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि आप स्पोर्ट्स में आएँ, कोई भी आप एनीवे कोई भी आप काम लें तो उसमें तो मुश्किलातें बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक। तो कामयाब वही होता है जो मुश्किलात का सामना करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सामना किया है, तो आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। जैसे कि मैं आया हूँ वापडा मैंने ज्वाइन की, तो मुझे पता चला कि यार अभी अल्लाह ताला ने मुझे जॉब दी है, ठीक। वापडा ने मुझे जॉब दे दी है, तो मैं इंशाल्लाह अभी मेहनत करूँगा, ठीक क्योंकि है। सैलरी आनी स्टार्ट होगी। फिर वो आपको पता है कि जब इंसान के पास जब थोड़ा बहुत जी, जी। पैसा इन्वेस्ट होता है, तो उसी हिसाब से फिर इंसान का ज़हन भी बन जाता है कि यार अभी ठीक। पैसा आ रहा है, इसको मैंने कैसे इन्वेस्ट करना और आगे कैसे जाना है। तो उसके बाद फिर फेडरेशन है, जनरल कमसाई साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, ज़फ़र साहब हैं, सलमान भट्ट साहब हैं, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत की, तो मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। जैसे कि अभी मेरा कैंप लगा हुआ है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप लगाया हुआ है, और मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने हमें ग्राउंड भी दिया हुआ है। तो इसी तरह अभी मुझे मेहनत कर रहा हूँ, जैसे कंपटीशन आ रहे हैं तो काफ़ी मुश्किलातें आती हैं, उसका सामना कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आगे जैसे मैंने इतनी बड़ी परफॉर्म किया है, तो अभी तो कम होती जा रही हैं मुश्किलातें क्योंकि फेडरेशन का भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ है, और हमारे स्पॉन्सर हैं ज़ाहिद हुसैन साहब हैं, तो माशाल्लाह वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कवर कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जारी कर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से। माशाल्लाह 6 टाइटल आप ओवरऑल पाकिस्तान के नाम कर चुके हैं, और मेरा मानना तो यह है कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है कि जब आप कोई भी पाकिस्तानी झंडे को सजाता है किसी भी स्पोर्ट्स में, और जिस तरह हम बात कर रहे थे आउट ऑफ कैमरा भी पहले शो से, कि 10 लोगों का ओलंपिक्स के लिए जाना बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। जी बिल्कुल। तो आपने साउथ एशियन गेम भी जीती, उसमें आपने गोल्ड लिया, 2-3 एशियन गेम और इस्लामिक जो गेम्स थी उसमें आपने ब्रॉन्ज भी लिया। तो ये जो विक्ट्रीज़ का सिलसिलाकार था, कौन सी विक्ट्री आपको लगती है कि आपके दिल के ज़्यादा करीब थी और जिसने आपको रिकग्निशन दी? ओबियसली मेरा ख्याल है वो गोल्ड ही था जिसने आपको ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई किया। तो आपके नज़दीक सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट कौन सी थी? जी अगर देखा जाए तो जैसे मैंने 2015 में वापडा ज्वाइन की, तो 2016 में मुझे इंटरनेशनल कंपटीशन मिला, जैसे साउथ एशियन गेम्स थी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और मैंने पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया माशाल्लाह। तो और रिकॉर्ड अगर मैं आपको रोकूं तो ये नीरज चोपड़ा का था? नहीं, जो 2016 में मैंने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड था। ठीक है। तो उसके बाद यही साउथ एशियन गेम जो 2016 में हुई थी, यही साउथ एशियन गेम फिर 2019 में हुई जी, जिसमें मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री कायम की। मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, तो उसमें फिर ये नीरज चोपड़ा भाई का अपना रिकॉर्ड था जो मैंने ब्रेक किया, और उधर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता और पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया माशाल्लाह। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह होप थी कि मैं ओलंपिक्स में इंशाल्लाह जो है कि वो जब मैंने क्वालिफाई किया, पहले तो मुझे होप थी कि मैं इंशाल्लाह जो है ना वो मेडल की जो है ना वो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मेडलों में हूँ।
तो जैसे मैंने ओलंपिक्स के लिए फ़ाइनल के लिए मैंने क्वालिफाई किया तो मुझे होप हो गई थी कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो बस वो कहते हैं कि कोई दिन ही ऐसा था कि बस मैंने भी बड़ा ज़ोर लगाया, पाकिस्तानी कौम की दुआएं भी बड़ी थी। तो वो कहते हैं कि जो नसीब में इंसान के लिए चले वो तो अल्लाह ताला का होता है, हर चीज़ डिसाइडेड है, हमारा ईमान है। अब थोड़ा सा ओलंपिक्स की तरफ चलते हैं। ओलंपिक्स में जाना, और मैंने जिस तरह कहा कि 10 लोगों का जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इससे पहले अरशद नदीम को इवन दो आप साउथ एशियन गेम जीत भी चुके थे, बट गोल्ड लेने के बावजूद भी कोई नहीं जानता था। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारी बदकिस्मती है कि हम बाकी स्पोर्ट्स की शायद उस तरह कदर नहीं करते, बट जब ओलंपिक्स में आए तो एकदम नाम आपका थोड़ा सा हाईलाइट होना शुरू हुआ। उसमें फिर जिस तरह तला तालब की बात की जाए और आपकी ख़ास तौर पे बात की जाए तो दोनों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो एकदम बहुत ज़्यादा मीडिया ने भी हाइप उस पर क्रिएट की और करनी भी चाहिए थी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस थी। अच्छा, अपेरेंटली लग रहा था कि शायद अरशद नदीम वो वाहिद ऐसा खिलाड़ी है, एथलीट है जो हमें गोल्ड जितवा देगा या जिताए। तो फाइनल से पहले तक का जर्नी पहले मैं जानना चाहूँगा, वो क्या था, जिस कौन कौन से मुकाबले में आपने अच्छा परफॉर्म किया और फाइनल तक आए। फाइनल का मैं आपसे अलहदा पूछूंगा। जी, अगर देखा जाए जैसे 2016 में मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन खेला, साउथ एशियन गेम्स, तो मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ। उसके बाद मैंने एशियन चैम्पियनशिप खेली जूनियर, वियतनाम में हुई, उसका अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेडल है। आप समझ लें कि एशिया गेम्स का जैसे इंडोनेशिया जकार्ता में हुई थी 2018 में, उसमें मैं अगर देखा जाए तो 29 साल बाद हमारा एथलेटिक्स में मेडल आया बिल्कुल ठीक, एशिया लेवल पे। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही है कि मैंने एशिया का अल्हम्दुलिल्लाह मेडल मैंने जीता। और उसके बाद ये जो 2016 में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हुआ था, यही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीवमेंट की कि 2019 में साउथ एशियन गेम्स हुई जकार्ता में, नेपाल में, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता और पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया और साउथ एशियन गेम्स का न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया। जी ऐसे ही। और साथ ही मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री कायम की, जैसे कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई जी जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी यही है। नहीं तो वो ओलंपिक्स का जर्नी के हवाले से भी जानना चाह रहे हैं लोग, जानना चाहते हैं कि वो जो फाइनल से पहले मुकाबले थे उसका अगर कुछ आप अहवाल शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जैसे मैंने ओलंपिक्स जो फाइनल था उसके लिए मैंने क्वालिफाई किया, तो मुझे होप थी कि मैं इंशाल्लाह पहले क्वालिफाई करूं, उसके बाद फिर इंसान का जहन होता है कि यार मैं किस मुकाम पे खड़ा हूं। तो जैसे मैंने ओलंपिक्स फाइनल के लिए मैंने क्वालिफाई किया, तो मुझे फिर अल्हम्दुलिल्लाह होप हो गई थी कि मैं इंशाल्लाह गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। ठीक है। तो बस वो कहते हैं कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे थ्रो गुजरती गई, तो मैंने हालांकि जितने मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन खेले हैं तो मैं पहली थ्रो ही करता था 78 मीटर जी। और पहली थ्रो जब मैंने 82 मीटर प्लस की तो मुझे और भी ज़्यादा होप होगी कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फ़ाइट कर सकता हूँ। ठीक। तो जैसे जैसे मैंने एक दो थ्रो आगे की तो सूरत हाल ऐसी बनी कि बस वो कहते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चला कि यार मैं कैसे मेडलों से बाहर हो गया। अच्छा, उसमें 2-3 कंट्रोवर्सी आई फाइनल के बाद और बड़ी ज़्यादा टाइम तक वो हाइप क्रिएट होती रही। एक पहली कंट्रोवर्सी ये थी कि अरशद नदीम फाइनल की रात सो नहीं सका, वो सोशल मीडिया यूज़ करता रहा। वो शायद किसी कोच की तरफ से स्टेटमेंट ऐसी आ गई जिसके आपकी तरफ से तो कोई बयान नहीं आया। आज हम अपने ऑडियंस को सुनाएंगे, व्यूअर्स को बताएंगे जवाब इसका जवाब नीरज चोपड़ा ने दिया कि वो प्रोफेशनल है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये करे। तो पहले इसके हवाले से बताइए, क्या वाकई आप रात को सो नहीं सके और सोशल मीडिया यूज़ करते जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बात ये है कि जब मैंने क्वालिफाई किया ना, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जब मेरा क्वालिफाई था तो मैं कहता हूँ कि मैंने उस वक्त भी मैंने मोबाइल यूज़ किया है। अच्छा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैंने उस वक्त भी मैंने अगर किया है, मोबाइल यूज़ किया है, अगर नहीं भी किया तो उस वक्त कौम ने सवाल क्यों नहीं उठाए। ठीक। जब मैं फ़ाइनल में मेडल नहीं जीत सका, लेकिन फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में 5th पोजीशन हासिल की है, तो तब ये सवाल क्यों उठे हैं। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मैंने नहीं, वैसे ये बताया किया था सारी रात सो पाए थे या नहीं सो पाए थे? ये देखे ना कि जब मैंने क्वालिफाई किया तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह होप थी कि मैं इंशाल्लाह गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो आपको क्या लगता है कि मैं ये लफ्ज़ जो बोल रहा हूँ तो मैंने ये यूज़ किया होगा? मैंने नहीं किया होगा। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नहीं किया और मेरा पूरा फोकस था कि मैं इंशाल्लाह गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। वो कहते हैं कि जब मेडल नहीं आया तो फिर बातें तरह तरह की होती हैं। अगर यही मेरा मेडल आ जाता तो फिर कोई सवाल नहीं होने था। अच्छा, दूसरी एक कंट्रोवर्सी जिसने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी, वो भी भारतीय प्लेयर जो चैंपियन गोल्ड मेडल जीता, उसने फिर नीरज चोपड़ा ने तरदीद की। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम ने
नीरज चोपड़ा का जेवलिन जो था वो उठा लिया और ले गया, और इस पर कोई कंट्रोवर्सी ऐसी बनी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, आखिर उसको आना पड़ा। ये मैं उसका बड़ापन कहूँगा कि उसने आके इसकी तरदीद की। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि या हर एक का अपना इंडिविजुअल होता है जेवलिन, या कोई भी किसी को उठा के यूज़ कर सकता है, या इसमें क्या एक्चुअल स्टोरी क्या है? दरअसल बात यह है कि वो जो जेवलिन था उनका फेवरेट था। ठीक है। हर इंसान की कोई ना कोई चीज़ फेवरेट होती है। ठीक है। जैसे मैं जेवलिन थ्रो करता हूँ तो इधर 10 जेवलिन पड़े हुए हैं, तो साधारण एक तो मेरा फेवरेट होगा। ठीक है। तो उधर भी 50-60 जेवलिन पड़े हुए थे, तो उसका वो फेवरेट जेवलिन था, तो कुदरती वो मैंने उठा लिया। प्रैक्टिस मैंने कहा चलो प्रैक्टिस कर लूँ, तो वो ढूंढ रहा था कि मेरा फेवरेट जेवलिन किधर कहाँ गया। गया? हाँ तो वो कुदरती मेरे हाथ में था, तो उन्होंने मुझसे ले लिया। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। हाँ, मतलब वो अगर सबके ओपन है तो जिस तरह फिर तो कोई भी यूज़ जी कर बिल्कुल, सकता है। कोई भी यूज़ कर सकता है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात जैसे मैंने फाइनेंशियल्स की बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम पैसा इन्वॉल्व नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल ऐसे है कि हॉकी फेडरेशन को एक वर्ल्ड कप से पहले, ओलंपिक से पहले एक राउंड खेलना था प्रो लीग के नाम से, और उसके लिए 8 से 10 करोड़ चाहिए था, और वो अगर पाकिस्तान खेलता तो डायरेक्ट ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी करना था, जो कि हम नहीं खेले, तो जिसकी वजह से भारत वो खेला टूर्नामेंट और क्वालिफाई भी कर गया और वो सिल्वर भी ले गया। इसी तरह आपका कंपैरिजन नीरज चोपड़ा से किया जाता है, और बड़े आप हॉर्स राइवरी किस्म की आपकी बनती है दोनों की। उसका मैंने पढ़ रहा था, उसका मैं सारा प्रोफाइल उसमें बताया, उसका इंटरव्यू में भी उसने बताया कि मैं 9 मंथ 10 मंथ कोविड के अंदर जब सब कुछ बंद था, मुझे जर्मनी भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए, और उसके ऊपर जो एक्सपेंस आता था वो ऑलमोस्ट 10 करोड़ आता था एक मंथ का। एक प्लेयर के ऊपर इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाती थी। हमारा जो पूरी जो 10 बंदों का स्क्वाड गया था, इसका बजट भी 8 करोड़ से ऊपर नहीं था। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या एक जीत के अंदर इसका भी बहुत बड़ा रोल है? क्योंकि मैं तो एज ए स्पोर्ट्स एंकर इसको एडमिट करता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर आप प्लेयर्स को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप उससे अच्छा डिमांड भी नहीं कर सकते। रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी यही है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे नीरज चोपड़ा भाई हैं, माशाल्लाह उनके पास पूरी फैसिलिटीज़ थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो अगर देखा जाए जैसे उनको फैसिलिटीज़ दी गई है, ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो हमारे पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे कि हमारे पास अभी ग्राउंड नहीं है एथलेटिक्स का। जैसे ग्राउंड नहीं है, इसी तरह हमारे पास वर्ल्ड लेवल के जेवलिन नहीं है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अभी माशाल्लाह वर्क कर रही है फेडरेशन, जो है जनरल कमसाई साहब हैं, सेक्रेटरी जफ़र साहब हैं, सलमान भट्ट साहब हैं, माशाल्लाह बड़ा वर्क कर रहे हैं। अभी मुझे माशाल्लाह स्पॉन्सर भी मिला है, जाहिद हुसैन साहब हैं, अली साहब हैं, तलहा साहब हैं, माशाल्लाह उनकी पूरी टीम जो है माशाल्लाह बड़ा वर्क कर रही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी बेहतर हो गई हैं फैसिलिटीज़। तो शायद ये फैसिलिटीज़ पहले बेहतर होती तो शायद मैं अच्छा परफॉर्म कर देता। तो अभी आप रिसेंटली आप मुझे बता रहे थे आप साउथ अफ्रीका भी गए थे, ट्रेनिंग के लिए गए थे या किसी? जी बिल्कुल, मुझे एथलेटिक फेडरेशन ने और जो हमारे स्पॉन्सर हैं जाहिद हुसैन साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साउथ अफ्रीका भेजा ट्रेनिंग के लिए। 2 माह की मेरी ट्रेनिंग, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कुछ उधर से सीखा। अगर देखा जाए पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री की जो ट्रेनिंग है, इसमें काफ़ी डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक। तो काफ़ी अच्छी माशाल्लाह उधर ट्रेनिंग जो है वो सीखने को मिली है। तो इंशाल्लाह अभी मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह। अच्छा भाई, इधर से गुफ्तगू स्टार्ट करूंगा, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। अर्शद नदीम से कुछ मज़ीद क्वेश्चन पूछते हैं। अर्शद भाई, एक इंजरी के हवाले से भी मैं आपकी पढ़ रहा था कि आपको कोई गालबन एल्बो की इंजरी भी आ गई है। एक ये बताइए, इंजरी प्रोन है कि इंजरीज आती रहती हैं या अभी रिसेंटली आई है आपको? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मैंने ओलंपिक से पहले एक मैंने कंपटीशन खेला था, इमाम रज़ा एथलेटिक चैम्पियनशिप। अच्छा। तो उस वक्त मुझे इंजरी हुई थी, तो साफ ज़ाहिर है कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसको रिकवर कर सकता। वो इसलिए कि ओलंपिक्स आई है, 3 माह बाद ओलंपिक्स से तो मैंने वो पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद फिर साफ ज़ाहिर है कि मैंने जैसे क्वालिफाई किया, फिर फाइनल में मैंने थ्रो की, तो इंजरी जो है वो बढ़ गई थी। ठीक। तो उसके बाद कोई कंपटीशन मैंने 3-4 छोड़े भी हैं। ओलंपिक्स के अंदर भी इंजरी थी आपको? उस वक्त थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको रिकवर करता तो हमारे पास टाइम नहीं था, फिर मैं कंपटीशन नहीं खेल सकता था। तो उसके बाद फिर ये ज़्यादा हुई है, तो अभी इस पर अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं इंजरी पे। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं, और इंग्लैंड से हमारे डॉक्टर अली बाजवा साहब हैं, वो माशाल्लाह ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं जो आगे जैसे कंपटीशन आ रहे हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड इस्लामी गेम्स है,
तो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म दूंगा। चले इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें ये बताइए, जैसे आप राइट हैंड से थ्रो करते हैं तो इंजरी राइट हैंड पे ही आती है या पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं आप? क्या दूसरे बाजू को भी उतनी ही आप रिकवर रखने के लिए कोशिश करते हैं, या आप पूरी बॉडी के लिए भी कुछ करते हैं ख़ास, या सारा फोकस आपका राइट हैंड पे ही होता है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सर जैवलिन ऐसा इवेंट है कि आपको पाँव की उंगली से लेकर और सर के जो बाल है ना इधर तक आपका जोर लगता है। ठीक है। तो सावधान अगर जोर लगता है तो आपकी पूरी बॉडी की जो है ना वो एक्सरसाइज होती है। ठीक। तो फिर जाके ये जैवलिन फेंका जाता है। अच्छा, अपेरेंटली जो मैंने इसको समझा है या देखा है आप लोगों को, आपकी उसमें रनिंग भी इन्वॉल्व है जैसे आपने कहा, फिर उसके बाद एक मोमेंटम है, स्किल लेवल भी मेरा मानना ये है कि इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है कि आपकी ताकत के साथ स्किल लेवल भी है कि किस प्रेशर से आपने किस टाइम जर्क दिया बाजू को और कहाँ पे जाके थ्रो किया। तो स्किल की कितनी इंपॉर्टेंस समझते हैं आप इसमें? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहते हैं कि ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो टेक्निक है। ठीक। टेक्निक के साथ साथ आप में ताकत भी होनी चाहिए, तो फिर ही ये जैवलिन आगे जाता है। ठीक है। अब कोई भी चीज़ ले लें, उसमें ज़्यादा चीज़ अहम जो किरदार करती है वो टेक्निक है। टेक्निक करेंगे, टेक्निक के साथ साथ आप में ताकत भी होनी चाहिए, तो फिर ही आप अचीवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा अपनी डाइट के हवाले से भी बताइए। माशाल्लाह आपकी हाइट 6'2" है, फिज़ीक भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, और इतनी दूर फेंकने के लिए खुराक कोई ख़ास किस्म की चलती है कि कोई जो हमारी तरह नॉर्मल खुराक चलती है आपकी? नहीं, अगर देखा जाए नॉर्मल खुराक तो नहीं है जैसे आम इंसान खाता है। अगर देखा जाए इसमें आपको ज़्यादा मेंटेन रखना होता है अपनी बॉडी को। ठीक है। जैसे कि मेरी माशाल्लाह फिज़ीक है, इस तरह की बॉडी होगी तो आप जैवलिन फेंक सकते हो। अगर आप में ज़्यादा मोटापा है तो मेरे ख्याल में इसमें जैसे कि मोटापा होगा तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बॉडी है, इसी तरह अगर बॉडी होती है इसमें स्पीड होगी तो फिर जाके जो आप जैवलिन फेंक सकते हैं। तो डाइट का ये है कि वो ट्रेनिंग के हिसाब से होता है। जब हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा होती है तो साफ ज़रा भूख भी ज़्यादा लगती है। ठीक है। तो मैं तो वैसे अगर देखा जाए तो मैं तो वैसे गाँव से हूँ और देसी माहौल से आया हूँ, तो मैं ज़्यादातर देसी चीज़ें ये तो मक्खन, घी, देसी घी सब कुछ खाते हैं। और रोटियां कितनी खाते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह रोटियां आप देख लें कि जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं ट्रेनिंग करता हूं, अगर ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली तो 3-4 भी खा लेता हूं। अच्छा, माशाल्लाह। अगर कम ट्रेनिंग होती है तो 7,000 फिर कम भूख लगती है। एक टाइम 3-4? जी बिल्कुल, एक टाइम 3-4। ठीक। और बाकी खुराक में कोई ऐसी आपकी डॉक्टर्स की तरफ से या फिजियो की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये खाना ये नहीं खाना, या सब कुछ आप खाते हैं? नहीं, होता है, डॉक्टर की तरफ से भी होता है। वो भी बताते हैं कि यार आपने ये जो चीज़ें ये खानी है। जैसे कि अभी अगर आपने दूध ज़्यादा पीना है तो आपका फ़ैट लेवल जो वो बढ़ता है। ठीक है। तो आप पे फ़ैट भी इतना नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ट्रेनिंग के साथ साथ फिर वो डॉक्टर भी बताते हैं, जो कोच होते हैं वो भी साथ साथ मैनेज करते हैं कि इसी हिसाब से आपने डाइट खानी। बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा ट्रेनिंग का भी बताइए कि उस पर फोकस ज़्यादा बाजू के ऊपर होता है या आप पूरी बॉडी को भी टोन अप कर, जिस तरह आपने कहा कि सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक जोर लगता है, तो ट्रेनिंग में क्या क्या मेजर चीज़ें होती हैं जो आप कवर अप करने की कोशिश करते हो? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए अगर जैसे कि ट्रेनिंग है कि आप सिर्फ एक हफ्ते में आपने जैवलिन ही फेंकना है, ये चीज़ नहीं है। ठीक है। अगर आप हफ्ते में देखेंगे 6 दिन होते हैं, इतवार का हम जो है वो रेस्ट करते हैं मुकम्मल। तो 6 दिन में आप देखें कि आपका 2 टाइम आपकी टेक्निक वर्क होती है, उसमें 2 टाइम आपकी वेट ट्रेनिंग होती है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग है ये भी हम करते हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ जो मशीनी वेट है वो भी हम करते हैं, स्पीड वर्क करते हैं, मेडिसन बॉल हैं वो हम करते हैं, जंप करते हैं, हडल जंप करते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर जाके हम जैवलिन फेंकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे हम पूछेंगे कि जैवलिन को फेंका कैसे जाता है, और आपने मुझे ट्रेनिंग भी देनी है, क्या ये मैं फेंक सकता हूँ कि नहीं। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, वापस आके ज़रा जैवलिन के हवाले से कुछ और जानते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। अर्शद नदीम से कुछ गुफ्तगू भी करते हैं और इस जैवलिन के हवाले से भी पूछते हैं कि इसको फेंका कैसे जाता है। अर्शद भाई कुछ थोड़ा सा ट्रेनिंग दें, ताकि मैं भी ये आर्ट सीखना चाह रहा हूँ। क्या मैं फेंक सकता हूँ इसको या मुश्किल है? गाइड करिएगा ज़रा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वो कहता है कि इंसान अगर कोई काम करना चाहे दिल से तो वो कर भी सकता है। अच्छा, वेट का मैं पहले जानना चाहूँगा, इसकी लेंथ क्या होती है एक एवरेज जैवलिन की, और इसका वेट कितना होता है? जी बिल्कुल, अगर इसका वेट देखा जाए तो ये 800 ग्राम का होता है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएंगे, कंपटीशन खेलेंगे तो 800 ग्राम का ही आपको जैवलिन मिलेगा। बिल्कुल ठीक। तो इसमें क्वालिटी होती हैं, कोई अच्छी क्वालिटी का होता है, कोई लो क्वालिटी का होता है। तो अगर ये देखा जाए तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वर्ल्ड लेवल का नहीं, ये नहीं है। ठीक है।
तो जो वर्ल्ड में जो जेवलिन यूज़ हो रहा है वो तकरीबन उसकी अगर प्राइस देखी जाए तो 3.5-4 लाख का एक है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में वो अभी तक मैंने पाकिस्तान में वो जेवलिन नहीं देखा। तो आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं क्या वो सेम कॉस्ट का होता है? नहीं, जो वर्ल्ड में यूज़ होता है वो बहुत ही आला होते हैं, वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। हमारे पास इतना वो कहते हैं कि अभी तक जेवलिन मैंने देखा नहीं है क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। नहीं, तो मुझे सबसे आपके क्वेश्चन इससे बनता है कि ये जो यंगस्टर आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, जी। वो किस तरह इसको फिर अफोर्ड कर सकते हैं? ये तो फैसिलिटी हर एक के लिए लेना तो बहुत इम्पॉसिबल है। जी बिल्कुल, देखा जाए अगर जैसे कि मैंने भी पहले मैंने जैसे स्कूल लेवल में मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बांस का जेवलिन होता था उससे मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो बस जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया तो अभी अगर देखा जाए ये इतना नॉर्मल नहीं है, इससे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये भी इसमें तकरीबन- क्या लो क्वालिटी के या सस्ती प्राइस के अंदर भी अवेलेबिलिटी होती है? जी बिल्कुल, ये अगर देखा जाए तो 20 से स्टार्ट होता है और 3.5-4 लाख तक ये जाता है। लेकिन आप कह रहे हो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है वो उसकी कीमत ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख है। जी तकरीबन। और मेरा ख्याल है जो हमने बात उस टाइम की थी कि अगर पाकिस्तानी फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन और पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें अपना रोल प्ले नहीं करेगी तो यंगस्टर आ नहीं सकेंगे। अच्छा, मैं ट्राई करूं क्या इसको? जी जी बिल्कुल, आप ट्राई करें। मेरा ख्याल है पता नहीं कैसे होती, फिर आप गाइड कीजिएगा। मुश्किल होगा आपके लिए। ये तो इधर तक भी नहीं गया। बस देखे काफ़ी मुश्किल ये है। अब आपसे क्योंकि ये करवाते हैं। एक ही दिन में इंसान ही ये सीख सकता है, इस पे टाइम लगता है। अच्छा, अब किसी भी चीज़ को देख लें तो उस पे टाइम लगता है, बिल्कुल फिर ठीक है। आगे वो सीखता है इंसान। चले एक दफ़ा हम आपसे लाइव भी देखते हैं कि जी, आप बिल्कुल। कैसे इसको थ्रो करते हैं। इसमें ज़रा टेक्निकल भी थोड़ा बताते जाइए कि साथ क्या ग्रिप होनी चाहिए, किस जी, तरह आप बिल्कुल, फेंकते हैं। जो वर्ल्ड में ग्रिप चल रही है वो तकरीबन 3 ग्रिप्स हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो ये ग्रिप है, ठीक है ये वाली, जी, और ये ग्रिप मैं करता हूँ। ठीक है। तो ज़्यादा मेरे ख्याल में- ग्रिप लूज होनी चाहिए या टाइट होनी चाहिए इसमें? नहीं, नॉर्मल होनी चाहिए, ना टाइट होनी चाहिए और ज़्यादा भी लूज़ नहीं होनी चाहिए कि जब आप फेंके तो वो आपके हाथ से निकल जाए। ठीक, तो दूसरी ग्रिप ये है कि कोई वर्ल्ड में ये आपकी जो फिंगर है इसको पीछे लेके जाते हैं ठीक है, इस तरह। ये दूसरी है ये ग्रिप, जैसे पहली मैंने ये बताई थी, ये मैं करता हूँ। ठीक। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर वर्ल्ड में यही ग्रिप यूज़ होती है। ताकि बॉटम से पकड़ के आप आगे की तरफ मैक्सिमम जी, थ्रो कर बिल्कुल। सके। और दूसरी ये ग्रिप है और तीसरी ये करते हैं। ये इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है। तो अभी मैं बता दूं, जेवलिन में ज़्यादा जो बॉडी का जो ज़ोर ज़्यादा ऐड होता है, जैसे आपने पहले फर्स्ट टाइम आपने ऐड करना है वो कमर का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो देखने में ऐसे लगता है कि जैसे आप बाजू का हो गया। हाँ, वो मुझे अंदाजा भी हो गया। जी बिल्कुल, कमर चलेगी तो फिर पीछे बाजू जाएगी। जरा एक जी, मैं बिल्कुल हमें अभी लाइव आपको डेमो बताता करवा के दिखाए जी। ओहो, माशाल्लाह जी, जबरदस्त। अभी आपने खड़े खड़े फेंकी और माशाल्लाह कितना डिस्टेंस बिल्कुल आपने ऐसे अचीव किया फेंका है। जाता है ये। जी 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 जी। इसमें कमर का बहुत ज़्यादा वो जोर बिल्कुल, लगता है, और तो वो फिर आपकी पीछे जो से- बात आपने बताई कि सर के बालों से लेके पाँव तक जोर लगता है वो नज़र आया। जी बिल्कुल और मुझे अंदाज़ा खुद प्रैक्टिकल करके भी हो गया। और मेरा ख्याल है जो बच्चे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उसको प्रॉपर पहले ट्रेनिंग लें, किसी सेंटर में लें। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं जानना लास्टली आपसे पूछना चाहूँगा। जो बच्चे आ रहे हैं, आपसे पहले मैंने नहीं शायद सुना था कि किसी लेवल पे भी इस स्पोर्ट्स के हवाले से बात होती थी। अब एक रुझान पैदा हुआ है, बच्चे पूछ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, थोड़ी सी आई। तो अभी भी जिस तरह फाइनेंशियल्स की हमने बात कर दी, महंगा इक्विपमेंट है, महंगी स्पोर्ट है, तो आपके वाले से भी एक बड़ी बात शुरू हुई थी कि इनके पास शायद शूज़ भी नहीं थे जब आपने ओलंपिक्स के लिए गए। तो किस तरह आप समझते हैं कि जो बच्चा आना चाह रहा है, क्या उसके लिए प्लेटफॉर्म है, किधर वो किसके पास जाए और इसको सीखे? जी बिल्कुल, देखा जाए तो सर जैसे मैंने स्कूल लेवल पे स्टार्ट की तो मेरे पास बांस का जेवलिन था। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया उसी हिसाब से मुझे जेवलिन भी मिलते गए। तो अभी अगर देखा जाए तो ये भी तकरीबन 1.5-2 लाख का जेवलिन है। ये नॉर्मल रेट नहीं है इसका, तो इससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बाकी एथलेटिक फेडरेशन है जो हमारे स्पॉन्सर है, ज़ाद हुसैन साहब, और एथलेटिक फेडरेशन के जनरल कमसाई साहब हैं, सलमान भट्ट साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, जफ़र साहब, माशाल्लाह इस पे वर्क कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने मुश्किलातों का सामना किया है और इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट जो यूथ आने वाली है उसके लिए हम जो है ना वो अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ दें, बिल्कुल। ताकि वो आगे बढ़ें
और मेरी तरह ये ना कहें कि यार हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, सही है। तो परफॉर्म करें। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कुछ मिला है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, कोच साहब ने मेहनत करवाई देखिए है। रियलिटी तो नाज़रीन यही है कि कोई भी स्पोर्ट्स ऐसे नहीं खेली जाती, उसके लिए फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वर्ल्ड को कम्पीट करना चाहते हैं तो ओबियसली आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट नोट पे हमारे प्लेटफॉर्म से, पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, स्पोर्ट्स क्लब के प्लेटफॉर्म से कुछ मैसेज देना चाहे गवर्नमेंट लेवल पे, फेडरेशन लेवल पे, तो ज़रूर दीजिएगा। जी बिल्कुल, अपना यूथ को मेरा यही पैगाम है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखे कि मैं एक गांव से हूँ और मैंने मेहनत की है, ठीक, तो अब किसी भी काम में मेहनत करो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि अल्लाह ताला भी साथ देता है, उसका फल ज़रूर देता है। तो मैंने मेहनत की है, आप भी मेहनत करें और आगे आएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और जैसे कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब का, सेक्रेटरी साहब हैं, ज़फ़र साहब हैं, सलमान भट्ट साहब हैं, और हमारे जो स्पॉन्सर हैं ज़ाहिद हुसैन साहब हैं, तलहा साहब हैं और अली साहब हैं, और माशाल्लाह वो पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ, वापडा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे जॉब दी हुई है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना बड़ा परफॉर्म कर रहा हूँ। आप मेहनत करें, आगे आएँ, और इंशाल्लाह फेडरेशन है हमारी, गवर्नमेंट भी साथ दे रही है, और इंशाल्लाह हम आगे अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ करेंगे और इनको आगे इंशाल्लाह लेके आएंगे। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया आपसे इंटरव्यू करके। और इनके इंटरव्यू में एक मैसेज है, मैसेज ये है कि आप अपने आप को कभी लेट डाउन ना करें। फैसिलिटीज़ होना ये ना होना ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आपके अंदर विल है, आप एफर्ट कंटिन्यू करते हैं तो ज़रूर अपनी मंजिल को आप पालेंगे। नाज़रीन, आपने खूबसूरत गुफ्तगू सुनी अरशद नदीम की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।